फैसिलिटीज को आप अपडेट करने की जरूरत है। और लाइब्रेरी आपकी बड़ी अच्छी है, लेकिन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होने के कारण या उसमें आपको एक नंबर मिला। लाइब्रेरी लगातार हर दिन चेंज होनी चाहिए। मतलब लाइब्रेरी में हमारा ध्यान सबसे ज्यादा जाना चाहिए, हमारा किस तरीके का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बच्चे कितना यूज कर रहे हैं, बच्चों को कितनी सुविधाएं दे रहे हैं, टीचर्स कितने आ रहे हैं, लाइब्रेरी को यूज करने के लिए हम बच्चों को कितना प्रमोट करते हैं। हम हर दिन अपना ये करें कि हर एक विभाग अपने अपने बच्चों को लाइब्रेरी ले जाके अपने जितनी पुस्तकें हैं उनको कम से कम निकाल के देखने का एक पीरियड ही रखते। सारे पुस्तक निकालो, देखो, पढ़ो। आप भी जानते हैं पुस्तक खरीदने जब आप जाते हैं तो आप कहते हैं कि कैलकुलस देना, तो पाठक की कैलकुलस देना, तो वो तुरंत कहता है, वो छोटा सा बच्चा, सर पाठक की आजकल कैलकुलस ठीक से नहीं चल रही है सर, श्रीवास्तव की ले लीजिए बहुत बढ़िया चल रही है। वो छठवीं फेल होगा, उसको क्या मालूम कैलकुलस का स्पेलिंग, उसको क्या मालूम कौन पाठक और कौन श्रीवास्तव, लेकिन उसको ये मालूम है कि वो कैलकुलस की पुस्तक कहां पर रखी गई है। उसको आप कैलकुलस पूछे, कमलेश सर चले जाएंगे कि चलो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक इतिहास का पुस्तक दो, वार्ष्णेय का, तो बोलेगा सर वार्ष्णेय की नहीं चल रही है आजकल, वैष्णव जी की बड़ी चल रही है, वैष्णव जी की ले लीजिए। उसको कहां से पता है ये सब चीजें? इतना लगातार वो पुस्तकों को देख देख के उसकी पूरी की पूरी कहानी उसके दिमाग में बैठी रहती है, तो वो निकाल के दे देता है। वैसे ही लाइब्रेरी में भी हमको पता होना चाहिए हमारे बच्चों को कि ये किस विषय की पुस्तकें हैं, उसका लेखक कौन है, वो कहां पर रखी गई है। एक लाइब्रेरियन थे जब मेरे पढ़ते समय साइंस कॉलेज में, दुबे जी को ये पता होता था कि कौन सी पुस्तक किस अलमारी के कौन से रैक में कहां पर रखी गई है। ये होता है लाइब्रेरियन होने का मतलब। और ये बताते थे, मैं बोला सर रेजनिक हैलिडे की मुझे फिजिक्स की बुक चाहिए, बोले घनश्याम ये बुक नहीं है, 3 बुक थी उसमें तीनों इश्यू हो गई है, एक तीनों टीचर लेके गए हैं, ये रेजनिक हैलिडे की बुक ही नहीं। तो उसके बाद जब आई तो एक दिन गया तो बोले वो जाना तीसरे नंबर की अलमारी में तीसरे खाने में पीछे में रखी हुई है पीला और काले रंग की पुस्तक। तो ये जो होता है ये उस पूरे विभाग को अंदर तक जानने का होता है। और हम जिस महाविद्यालय में हैं उस महाविद्यालय की ईंट से ईंट हमको पहचानते बननी चाहिए। वो हमारा समर्पण है, वो हमारा कमिटमेंट है। इसलिए लाइब्रेरी को उसको आप एक वर्ग को, स्टूडेंट्स को जोड़िए, उनको कहिए कि ये ग्रुप इस पौधे की रखवाली करेगा और ये पौधा उनका मेंटी है और ये बच्चे उसके मेंटर हैं। तो मेंटर आप और स्टूडेंट ना होके अब हो गए स्टूडेंट्स और प्रकृति हो गए। तो ये दोनों मेंटर और मेंटी का कॉन्सेप्ट आप स्टार्ट कर दीजिए एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस के लिए। तीसरा प्रोफेशनल एथिक्स। कॉमर्स वाले यदि हैं तो उसमें पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम है हमारा प्रोफेशनल एथिक्स का है, जहां पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, बॉडी लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन स्किल्स है। बच्चों के लिए अब लगातार यही वर्कशॉप करिए, बाकी सारे वर्कशॉप बेमानी है। वो कोई भी वर्कशॉप मत करिए जहां पर टीचर के लिए आप कोई सेमिनार कराते हैं, एक टीचर आता है, रजिस्ट्रेशन फीस देता है और 10 का सर्टिफिकेट ले जाता है। आप भी खुश रहते हैं कि खाना कम बनाना पड़ा, कम लोग आए, पैसा ज्यादा आया, लोग कम आए, और आप भी दस्तखत करके सर्टिफिकेट बांटते हैं। उस परंपरा को खत्म करिए। जो आएगा, जो रहेगा, उसी को सर्टिफिकेट मिलेगा, बाकियों को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मैंने सीपत में एक कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें मैंने सेशन वाइज सर्टिफिकेट बनवाए थे कि दूसरे सेशन में नहीं है तो उसका दूसरा सेशन एब्सेंट था, केवल पहले सेशन में ही प्रेजेंट था। मैं 2 दिन की छुट्टी लेके आता हूं, कौन सी लीव? ड्यूटी लीव, और एक दिन में पहले हाफ में खाना खाने तक रहता हूं। उसके बाद से आपको खोजना पड़ता है लोगों को बैठाने के लिए, लोग नहीं मिलते, आप बच्चों को बैठा के सेमिनार करा लेते हैं। तो ऐसे सर्टिफिकेट देने का मतलब क्या? अब आप उनके लिए सर्टिफिकेट दीजिए जो बच्चे हैं, उनके लिए आप प्रोफेशनल एथिक्स पे कार्यक्रम कराइए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कराइए, बॉडी लैंग्वेज पे कराइए, कम्युनिकेशन स्किल्स पे कराइए, इंटरपर्सनल स्किल्स पे कराइए, इंट्रापर्सनल स्किल्स पे कराइए, इंटरव्यू स्किल्स पे कराइए, फिनिशिंग स्कूल पे कराइए। इन सारे पे आप लगातार कार्यक्रम करवाते जाइए। ये है आपका प्रोफेशनल एथिक्स। कोड ऑफ कंडक्ट पे आप प्रोग्राम्स कराइए कि कैसे कंडक्ट करना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, पहनने का तरीका क्या होता है, चलने का तरीका क्या होता है, बैठने का तरीका क्या होता है, पोस्चर क्या होता है, जेस्चर क्या होता है, आई कांटेक्ट क्या होता है। ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, तब जाके हमारे बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। केवल पढ़ा देने से कुछ भी नहीं होता, पढ़कर तो वो कुछ भी नहीं बोल पाता, इंटरव्यू में खड़ा नहीं हो पाता, उसके मुंह से बोल नहीं निकल पाते, वो जितना भी पानी पी लेता है पता नहीं कहां गया, कंठ वैसे ही सूखा रहता है। तो उन बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए आपको ये सारे एक्सरसाइजेस कराने पड़ेंगे। तीसरा आता है इसमें फिर एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, प्रोफेशनल एथिक्स हो गया। इसके बाद आता है जेंडर कॉन्शियसनेस या जेंडर डिस्पैरिटी या जेंडर सेंसिटाइजेशन। जितनी लड़कियां हमारे यहाँ पढ़ती हैं उनके लिए एक ऐसा एमिकेबल, जेन्युइन और
भय मुक्त वातावरण बनाइए जहां पर भय का कोई नामो निशान ही न हो। और इसलिए फर्स्ट ईयर के अंग्रेजी में पहला जो पोएम है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का है, जिसमें वो कहते हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड, जिसको पार्टिसिपेटिव लर्निंग कहते हैं। एक नंबर जो आपका कम मिला है वो है आपका आईसीटी के यूज में। आपने शायद आईसीटी का यूज उतना नहीं बताया या बता पाने में हम कमजोर रह गए हैं, जबकि आप आईसीटी का तो इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा उपयोग किए हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस cgschool.in में चलाए, HECG ऑनलाइन ऐप में चलाए, उसके बाद आप MS टीम्स में चलाए, उसके बाद गूगल मीट में चलाए, उसके बाद आप वेबएक्स में चलाए, न जाने कितना चलाए, लेकिन इन सालों में शायद हम सही तरीके से बता नहीं पाए। तो अब एक काम करिए कि IQAC का ये दायित्व होना चाहिए कि प्रत्येक शिक्षक हफ्ते में कम से कम 3 क्लास ICT का यूज करके करेगा। और बच्चों को कहिए मोबाइल लाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप उस प्रोजेक्टर नहीं है तो उस मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में पावर पॉइंट का एक सॉफ्टवेयर है, उसको उसमें पावर पॉइंट आप बनाइए, बच्चों के ग्रुप में भेजिए और बच्चों को बोलिए मोबाइल लाएं और अपनी क्लास में उसी को रखें। जिसके पास मोबाइल नहीं है वो मोबाइल वाले के पास बैठ जाए और उसी से आप क्या कर सकते हैं, पीपीटी का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी के और बिना प्रोजेक्टर के। उसका फोटो लीजिए और बताइए कि ये भी किसका यूज है, आईसीटी का यूज है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको कितना नंबर मिला है, 1, आप उसमें 4 नंबर पा सकते हैं। ठीक, इसमें है। फिर दूसरा आता हूं कि इंटरनल मैकेनिज्म असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप बच्चों को बुलाइए, उनको आंसर शीट दीजिए और जब आप आंसर शीट देते हैं तो जियो टैग का फोटोग्राफ लीजिए और उन बच्चों से कहिए कि इसमें जहां जहां आपको कमियां लग रही हैं उसको लिख के दें और वो लिख के देने को भी आप रखिए ताकि वो ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म लगे। और दूसरा तरीका एक और करिए, जब आप टेस्ट लेते हैं तो आप मत जांचिए, आप आंसर शीट्स को इसका उठा के उसको दीजिए, उसका उठा के उसको दीजिए और आप एक पूरा मॉडल आंसर दे दीजिए और बच्चों को कहिए कि तुम ही इवैल्यूएट करके कितना नंबर देते हो देखो। एक बार एक्सचेंज करिए, दूसरी बार करिए तुम अपनी आंसर शीट को खुद जांचो, चलो ये मॉडल आंसर है, खुद को कितना नंबर देते हो। हमेशा लगता है मुझे कि मैं दूसरों का नंबर काटा, यदि मुझे ही दिया जाए मेरी ही कॉपी जांचने के लिए तो पता चलता है कि मैं अपना नंबर खुद ही काटा, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने सही लिखा नहीं है। जब दूसरा जांचता है तो मैं इनसे कहता हूं मैं तो बहुत बढ़िया लिख के आया था, जांचने वाले की अपने घर में लड़ाई हो गई होगी इसलिए मुझे नंबर कम दिया, और जब मुझे ही जांचने दे दिया गया तो पता चलता है कि मैं तो सही लिखा ही नहीं था। तो ये आप ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म यहां पर कर सकते हैं। फिर था कि इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से रिलेटेड था। फिर एक दूसरे पे आता हूं कि शक्तियां हैं, इसलिए विवेकानंद ने कहा था कि यदि आप एक दिन में 10 मिनट भी अपने साथ नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति को खो देते हैं, बेहतरीन व्यक्ति को, जिससे कि आपका कभी तादाद में ही नहीं हुआ है। मतलब आप अपने आप का आत्मावलोकन करिए, कोई दूसरा आके आपको ग्रेड देके चला जाए, इससे बेहतर ये होता है कि हम खुद अपना इवैल्यूएशन या मूल्यांकन और प्रत्यायन खुद कर सकें और उसके बाद हम दूसरे से अपना मूल्यांकन कराकर देखें और आप उस मूल्यांकन के पायदान में बहुत अच्छे आए। यदि नायक ने ग्रेड तय किया, सी ग्रेड सबसे नीचे का रखा, तो मैं मानता हूं सी मतलब क्लेवर होता है। जो भी नायक करा लिया जिसको सी ग्रेड आया वो क्लेवर है, वो बुद्धिमान है, मतलब उसमें बाकी लोगों से ज्यादा बुद्धि थी इसलिए वो आगे बढ़ के क्लेवर में चला गया। फिर बी आता है, उसके बाद बी प्लस है, बी डबल प्लस है। बी मतलब मेरा मानना है ब्रिलियंट है, तो आपका महाविद्यालय क्लेवर से कहां चला गया, ब्रिलियंट में चला गया। अब ब्रिलियंट हो गए। अब ब्रिलियंट का पायदान में एक और पायदान है जहां बी प्लस है, बी डबल प्लस है, मतलब ब्रिलियंट ब्रिलियंट, उसके बाद ब्रिलियंट 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 है। तो आप अभी ब्रिलियंट के पायदान पे हैं और आपके लिए पायदान अभी बी प्लस है, बी डबल प्लस है, ए प्लस है, ए डबल प्लस है। और ए ऑसम होता है। आप जब किसी को देखते हैं तो AWESOME कहते हैं, ऑसम। तो वो ऑसम के 3 स्टेजेस हैं, ऑसम 1, ऑसम 2 और ऑसम 3। और वो ऑसम 3 जो है वो पिनाकल है, वो समिट है, वो पीक है, उसके बाद का कोई स्टेज होता ही नहीं। लेकिन उस स्टेज पे जो व्यक्ति आ गया ए डबल प्लस पे, उसको वहां पर बने रहने के लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ती है, जो परिश्रम करना पड़ता है, वो वही जानता है, क्योंकि वहां से तो सीधा नीचे ही गिरना होता है, वहां से ऊपर का कोई रास्ता ही नहीं होता। तो उसको जो रिटेन करता है, मेंटेन करता है, उसी में बना रहता है, उस व्यक्ति को कितना करना पड़ता है। यदि ओलंपिक में एक बार गोल्ड मेडल पा गए तो अगली बार के ओलंपिक में भी उम्मीदें उसकी क्या बनती हैं,
गोल्ड मेडल की ही बनती है, क्योंकि डायमंड मेडल कोई सा या प्लैटिनम मेडल कोई सा होता ही नहीं। तो गोल्ड मेडल पाने वाला व्यक्ति जैसे ही गोल्ड मेडल पाता है, उत्साह उसमें आता है, उस दिन वो सेलिब्रेट करता है, उसके दूसरे दिन से फिर वो कहां उतर जाता है, मैदान पे उतर जाता है, ताकि उसको अगला 4 साल का वो गोल्ड मेडल दिखाई देने लगता है, वो वही प्रयास करने लगता है। आज हमारा आने का तात्पर्य यही था कि एक उत्साह, एक ऊर्जा, एक उमंग, एक चेतना, एक नव प्रभा, नव तेज, नव उत्साह आप में संचरित संचालनालय की ओर से, उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कर दी जाए, ताकि अगले दिन से आप फिर उसी ग्राउंड पे, उसी मैदान पे आ जाएं और पुनः अगले 4 साल बाद जो आपका नैक होना है उसकी तैयारी करते हुए बी से सीधा एक लंबी छलांग लगाया होता है। बीएससी करने के बाद, बीकॉम करने के बाद या बीए करने के बाद, एमए, एमकॉम, एमएससी करने के बाद क्या बन सकता है, उसको फ्यूचर ऑप्शंस बताइए। ये नहीं कि केवल शिक्षा कर्मी बनेगा, उसको बताइए आप जॉब सीकर नहीं हैं, बल्कि आप जॉब प्रोवाइडर भी बन सकते हैं। आप एक संस्थान खोल के कई लोगों को नौकरी दे सकते हैं। आप 4 लोग मिलकर स्टार्टअप चला सकते हैं। आप सब मिलकर इंक्यूबेशन सेंटर बना सकते हैं, और आपके महाविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर यदि बन गया तो इन बच्चों का तो बहुत उद्धार हो जाएगा। तो एक तरीका आप इस पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद था इसमें 1 नंबर जिसमें आपको मिला है वो है इंस्टीट्यूशन हैज क्रिएटेड एन इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन एंड इनिशिएटिव्स। वो इकोसिस्टम ही आपका इंक्यूबेशन सेंटर बनाने का बहुत आसान तरीका है। साइंस न भी हो आपके महाविद्यालय में तो भी इंक्यूबेशन सेंटर बन सकता है। आप एनलिस्ट कर लीजिए, आप एडवोकेट को एनलिस्ट कर लीजिए, डॉक्टर्स को कर लीजिए, फिलैंथ्रोपिस्ट को कर लीजिए, टीचर्स को कर लीजिए, मोटिवेशनल स्पीकर को कर लीजिए, सीए को कर लीजिए, ऑडिटर्स को कर लीजिए, फिर बिजनेसमैन को कर लीजिए, फार्मर्स को कर लीजिए, इतना सारा वेरिड ग्रुप्स, उनमें लोगों को एनलिस्ट कर लीजिए, 10 लोगों को। अब बच्चों का इंटरेक्शन इनसे कराइए, चाहे ऑनलाइन कराइए, चाहे ऐसे बुला के ऑफलाइन कराइए। जिन बच्चों को जो जो चीजें होंगी वो इनसे पूछेंगे, ये उसका उत्तर देंगे, और उत्तर देने के बाद पता चलेगा कि इस बच्चे में ज्यादा स्पार्क है, उसमें ज्यादा स्पार्क है, उसमें ज्यादा स्पार्क है, तो ये व्यक्ति कहेगा ये 3 बच्चों को मुझे दे दीजिए, मैं इनको गाइड करता हूं। पता चला गाइड करते करते वो बच्चे 4 लोग मिलके एक स्टार्टअप स्टार्ट किए। क्या कहते हैं उसको? स्टार्ट अप मतलब ऊपर की ओर। वो स्टार्टअप स्टार्ट किए और धीरे से वही स्टार्टअप कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, वही बच्चे एंटरप्रेन्योर्स बन जाएंगे, और उसके बाद वही बड़ी कंपनी खड़ा करेंगे जो दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में से एक है, भारत की इन्फोसिस। तो इसीलिए नारायण मूर्ति स्टार्टअप से स्टार्ट करके इन्फोसिस को आज दुनिया में इतने लंबे में लेके गए। वो इकोसिस्टम है, और वही इकोसिस्टम इंक्यूबेशन सेंटर से बन सकता है। बच्चा जब 6 महीने में, 7 महीने में जन्म ले लेता है तो हम उसको कहां डाल देते हैं? इंक्यूबेटर में डालते हैं। इंक्यूबेटर में क्यों डालते हैं? क्योंकि उसको वो गर्भ के अंदर का वही तापमान, वही सब चीज उसको वहां पर इंक्यूबेटर में मिल सके और वो बच्चा मैच्योरिटी को प्राप्त कर सके। यहां भी बच्चे जब आपके पास आते हैं तो वो एक लार्वा के रूप में आते हैं। जो बायो वाले हैं उनको मालूम होगा, लार्वा के रूप में आते हैं। उस लार्वा को देख के आप कभी नहीं बता सकते कि यही लार्वा का मेटामॉर्फोसिस होता है और वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। कोई भी लार्वा को देख के बता नहीं सकता कि ये वही लार्वा है जो इतनी सुंदर तितली में परिवर्तित हुए हैं, जिसके पंख इतने सुंदर हैं। तो वो लार्वा का बटरफ्लाई में जो मेटामॉर्फोसिस है, इसीलिए उनके पेरेंट्स आपके महाविद्यालय में अपने बच्चों को भेजते हैं किस रूप में? लार्वा या इल्ली के रूप में। और आपका दायित्व है कि उस 5,500 में एल्यूमिनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वो रजिस्ट्रेशन यदि हो गया होता, एल्यूमिनी की एक्टिविटी कुछ और भी दिख गई होती, तो वहां पर हम 0 के बदले 3 नंबर तो बिल्कुल पा सकते थे। तो उसको भी हमको करने की जरूरत है। फिर आप बनाइए एक विजन, मिशन डॉक्यूमेंट के हिसाब से पूरे साल भर का प्लान बनाइए, और उस प्लान पे हर 3 महीने में आप उसके लिए लगातार एनालिसिस, एक रिपोर्ट तैयार करिए। और एक काम कर लीजिए, जितनी आपकी समिति है उसका प्रत्येक शनिवार को बैठक आयोजित कर लीजिए। शनिवार जो है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड डे होगा। उस दिन आप समिति की बैठक करिए, उस दिन स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटी करिए, उस दिन स्टूडेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स करिए। शनिवार को आप ऐसा रखिए जैसे कि वो दिन जो है बच्चों का पूरा, जितना आपने मेंटल उनको एनर्जी दी थी 5 दिन तक, 6वें दिन में आपको उनका मेंटल एनर्जी को क्या करना है? निचोड़ना है। ओशो ने कहा था कि शिक्षक, विद्यार्थी वो होता है, विद्यार्थी स्पॉन्ज के जैसा होता है। जब शिक्षक जो भी कुछ कहता है, विद्यार्थी उसको क्या करता है? सोख लेता है। और जब शिक्षक उस स्पॉन्ज को लेकर निचोड़ता है तो शिक्षक ने जो जो कहा है वो सब निकल कर आता है। वो एक्सरसाइज आपको शनिवार को कराने की जरूरत है। और फिर
इफेक्टिव वेलफेयर मेजर्स इन टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। टीचिंग स्टाफ के लिए आप कितने प्रोग्राम्स करते हैं, नॉन टीचिंग के लिए कितना करते हैं? हम टीचर्स के लिए तो बहुत कर देते हैं। इस कोरोना काल में टीचर्स ने पूरे एक सूटकेस भर के सर्टिफिकेट इकट्ठा किए हैं वेबिनार में। एक टीचर एक दिन में 10 वेबिनार का सर्टिफिकेट लिया है। सब जगह लिंक किया अपने आप को और उसके बाद तुरंत मांगता है कि क्या फीडबैक का लिंक दीजिए। फीडबैक भरा और तुरंत क्या निकल के आ गया? सर्टिफिकेट। किसी काम का नहीं है वो सारा सर्टिफिकेट, पूरा सूटकेस भर भर के सर्टिफिकेट है। और मैं एक कॉलेज में गया तो वहां बताया गिनीज रिकॉर्ड है इनका। मैं बोला किस लिए? वेबिनार। मैं बोला 2 वेबिनार का नाम बता दें, गिनीज रिकॉर्ड होल्डर तो नहीं। तो इस तरीके के सर्टिफिकेट्स का कोई मतलब नहीं, इसलिए नॉन टीचिंग के लिए भी आप बहुत सारे कार्यक्रम आपको करने की जरूरत है। फिर इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अप्राइजल। अपना महाविद्यालय का, चूंकि शासकीय महाविद्यालय है, कि हमारा सीआर का फॉर्म साल के अंत में आता है, लेकिन एक महाविद्यालय ऐसा भी हो सकता है जो सेल्फ अप्राइजल रिपोर्ट अपने आप तैयार करता है कि महाविद्यालय के शिक्षक इस सेल्फ अप्राइजल रिपोर्ट को भरेंगे और देखेंगे कि वो रिपोर्ट उनका कैसे आए। जो शासन से आता है वो छोड़िए, लेकिन मुझे तो अपने महाविद्यालय का संचालन करना है। जो शासन को गया वो छोड़िए, मैं अपने महाविद्यालय को बेहतर कैसे बना सकता हूं? तो मेरा खुद का महाविद्यालय अपना एक सेल्फ अप्राइजल रिपोर्ट तैयार करता है, उसका एक फॉर्म आप जनरेट कर सकते हैं जो कि गूगल फॉर्म हो सकता है। इसके बाद है आपका इंटरनल एक्सटर्नल फाइनेंशियल ऑडिट जो होगी। उसके बाद जो वेस्ट मैनेजमेंट है, चाहे सॉलिड वेस्ट हो, लिक्विड वेस्ट हो, या बायोमेडिकल वेस्ट हो, या ई वेस्ट हो, इनकी रिसाइकलिंग, इसके बारे में भी थोड़ा सा काम करना है। और स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज कर 70% मार्क्स ऑलरेडी पा चुका है और ये 30% मार्क्स जो है इसमें 36 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का अधिकतम अंक 4 है। तो 36 गुणित 4 करिए तो कितना होता है? 144। तो 144 में मैंने कहा था आप उसमें 100% कैसे पा सकते हैं, ये हमें करने की जरूरत है। मैं एनालाइज कर रहा था कि 144 में आपके महाविद्यालय को जो अंक प्राप्त हुआ है वो 81 प्राप्त हुआ है। 81 मतलब आपका महाविद्यालय 56% अंक पाया है। तो 56% यदि अंक हम पा रहे हैं 100% में, मतलब हम फर्स्ट क्लास भी नहीं आ पाए। कहां पर कमी रह गई? पीयर टीम का हमने इतना बढ़िया स्वागत किया, पीयर टीम का सब कुछ हमने किया, फिर भी पीयर टीम ने किसी पे 0 अंक दिया है और किसी पे 1 अंक दिया है, जहां पर हम अंक और भी पा सकते थे। अब हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जहां जहां पर हमें 0, 1 और 2 मिला है उन सारे को हमको बदलना है 3 और 4 में। इनमें सारे में यदि 3 और 4 आ गया होता तो आपका 75 to 80% चला जाता और आपका जो 2.13 है वो सीधा कहां चला जाता? 2.5 से ऊपर, मतलब आप आ जाते किसमें? B+ से B++ की ओर आ सकते थे। तो वो जो जहां जहां पर आपको कम नंबर मिला वो मैं सरसरी तौर पर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसे कहां पर मिला, जो हम हमेशा कह रहे थे मॉक टीम में भी और सारे प्राध्यापकों से बात हुई थी, क्रॉस कटिंग इश्यूज, ये किसी को क्लियर नहीं थे। क्रॉस कटिंग इश्यूज आप समझ लीजिए कि ज्वलंत मुद्दे हैं। ज्वलंत मुद्दे में ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस एरिया में जहां पर माइंस है वहां पर डेवलपमेंट को सस्टेन कैसे किया जाए। तो सस्टेन करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हम प्लांटेशन करते हैं, लगातार हम ओजोन में जो छेद बढ़ते चले जा रहे हैं उसको पेड़ लगाकर ऑक्सीजन की मात्रा को ज्यादा बढ़ाकर उस ओजोन की लेयर की जो क्या है छेद है उसको हम कम कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसका? ह्यूमन रिसोर्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारे स्टूडेंट्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारे स्टूडेंट्स को भी डेवलप होना चाहिए, उनका भी डेवलपमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए ग्राफ कि ऊपर गया और भद से नीचे आ गया, बल्कि सस्टेन होना चाहिए, ग्रेजुअली इंप्रूव होना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा कहता है एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, हर जगह पे एनवायरमेंट होना चाहिए। अब से तो ये आप बॉटल बंद कर दीजिए। सबसे पहला नो प्लास्टिक यदि आप कहते हैं तो नो प्लास्टिक करिए। एक जग में पानी रखिए, एक गिलास रखिए और जितना पानी चाहिए उतना ही पानी दीजिए और पूछ लीजिए कितना पानी चाहिए। आधा गिलास चाहिए तो आधा दीजिए, पूरी गिलास भी पानी मत दीजिए, क्योंकि मैं पानी पी के जूठा किया, उस पानी को आप फेंकेंगे तो जल है तो कल है, तो कल ही नहीं रहेगा तो तब जब जल ही नहीं रहेगा। तो ये बॉटल की तो परंपरा तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए और एक आप वाटर प्यूरिफायर लगा के उसमें से जग से पानी लीजिए। किसी को अटपटा लगेगा, पहली बार मुझे भी अटपटा लगेगा कि आप उससे पूछ कैसे सकते हैं कि कितना पानी चाहिए, लेकिन आप बताइए कि पानी बचाने का ये सबसे बड़ा प्रयास है और ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस में कन्वर्ट हो सकती है।
आगे चलकर। तो आप सबसे पहला तो ये प्लास्टिक का नो यूज करिए, जहां सबसे पहली शुरुआत होती है एनवायरमेंटल कॉन्शियस। जो एजुकेशन है वो टू वे प्रोसेस होना चाहिए। तो अब आपको ये सारे करने की जरूरत है कि इन बच्चों के हिसाब से आप कितने कार्यक्रम करते हैं। आप एक कार्यक्रम जैसे अभी कमलेश सर ने कहा हर 3 महीने में कर लीजिए। आप अपना इंस्टीट्यूशनल कैलेंडर में बना लीजिए कि कितने आपके वर्कशॉप पर्सनालिटी डेवलपमेंट में होने हैं साल भर में, कितने कम्युनिकेशन स्किल्स पे होने हैं, कितने एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस पे होने हैं, कितने जेंडर सेंसिटाइजेशन पे होना है, या कितने विमेन एम्पावरमेंट पे होना है। ये आप बना लीजिए। तो ये आपका क्रॉस कटिंग इश्यूज आप जो क्लासेस में पढ़ाते हैं उसके अलावा होगा। जो आप क्लासेस में पढ़ाते हैं वो फॉर्मल है, और जो आप कार्यक्रम करवा के करते हैं वो क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल हो जाएगा। तो बेसिकली बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखते कब हैं, जब इनफॉर्मल होता है। और फॉर्मल में आप ऐसा स्ट्रेट जैकेट कर देंगे तो बच्चे का ना हाथ डुलाने का मौका रहेगा, ना पैर हिलाने का मौका रहेगा। स्ट्रेट जैकेट जैसे ही करेंगे वो सावधान की मुद्रा में केवल राष्ट्रगान होता है, लेकिन हमारा जो राजगान है वो भी सावधान की मुद्रा में होता है, लेकिन बाकी सारे गान जो चलते हैं वो सब विश्राम की मुद्रा में होते हैं। इसलिए सावधान के मुद्रा की कुछ चीजें फॉर्मल होंगी तो बहुत सारी चीजें क्या होंगी, इनफॉर्मल होंगी। जब माँ के गर्भ से हम जन्म लेकर सीखते हैं तो कुछ चीजें तो फॉर्मल सीखते हैं और बहुत सारी दुनियादारी की चीजें हम इनफॉर्मल सीख लेते हैं। न जाने कितने हमारे गुरु होते हैं, और इसीलिए मातृ देवो भव पितृ देवो भव के बाद किसका है, गुरु देवो भव। और वो गुरु देवो भव में गुरु जो है वो अदृश्य है, न जाने कितने हमारे गुरु हुए होंगे। तो क्रॉस कटिंग इश्यूज में आपका 2 नंबर मिला है, उस पे देखना है। और दूसरा जो है स्टूडेंट सेंट्रिक में ये है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, पार्टिसिपेटिव लर्निंग। प्रैक्टिकल्स जितने होते हैं वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जितने एनएसएस के आप काम कराएंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। उसी में मैंने आपको एक और कहा कि पौधों के साथ बच्चों को जोड़ के मेंटर मेंटी बनाइए, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो जाएगा। अब जब आप इतने प्रोग्राम करेंगे तो आप अपने आप को माइनस कर दीजिए। बच्चों से कहिए संचालन भी बच्चे करेंगे, सब चीज। उसका चेयरपर्सन भी आप बच्चे को बनाइए। जरूरी नहीं है वैष्णव जी हर बार यहाँ चेयरपर्सन बनेंगे, या फिर दूसरे वैष्णव जी बनेंगे, या कार्तिकेश्वर बनेंगे, नहीं, बच्चों को बैठाइए। मैं जब एनएसएस में साइंस कॉलेज में था कार्यक्रम अधिकारी, तो जो देर से आने वाला बच्चा होता था उसको सबसे पहले मैं चेयरपर्सन बनाता था। उसके बाद जो देर से आया उसको मुख्य अतिथि बनाता था, उसके बाद जो देर से आया उसको अध्यक्ष बनाता था। वो ऐसे कांपते रहते थे और मैं वहां बैठता था, बच्चों को यहाँ बैठाता था। तो अगली बार से ये होता था कि अगली बार से वो कभी देर से नहीं आता ही नहीं था, क्योंकि उसको पता है यहाँ बैठूंगा तो बोलना पड़ेगा। तो अगली बार से मैं देखता था, मैं कभी नहीं कहता था 7:60, हमेशा कहता, मैं कभी नहीं कहता था 8 बजे आना, मैं कहता था हमेशा 7:60 पे आना। मैं पहुंच गया था। मेरे बाद जो आया वो यहाँ का वायबल बनाने के लिए। हमारा मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि स्टूडेंट्स को डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री के लायक बनाएं, बल्कि वो डिग्री ऐसी हो जो उनको एम्प्लॉयबल बना सके। इसलिए चेतन भगत ने कहा था कि हमारे यहाँ बहुत सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, बट 30% ऑफ द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल। मात्र 30% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल हैं, बाकी 70% में एम्प्लॉयबल स्किल ही नहीं है। और वो स्किल नहीं है तो एस हटाइए, बचा क्या, किल, और के हटाइए, बचा क्या, इल। तो हम इल ग्रेजुएट और इल पोस्ट ग्रेजुएट क्यों पैदा करें, क्योंकि सोसाइटी उसको क्या करेगी, किल करेगी। इसलिए उनमें क्या भर दें, स्किल भर दें। तो ये एक काम हम कर सकते हैं। फिर आउटकम, कोर्स आउटकम, लर्निंग आउटकम, इस पे थोड़ा सा ध्यान देते तो ये 1.8 आया है, ये 2 से ऊपर हो जाता तो आपके ग्रेड में बढ़ोतरी हो जाती। दूसरा जो आया है रिसर्च, इनोवेशन और एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में आपको बहुत बढ़िया नंबर मिला है। आपका कमजोर क्या हो गया है, रिसर्च। तो रिसर्च में एक काम करिए, अकेला नहीं कर सकते तो ज्वाइन कर लीजिए। एक तय करिए, साल में एक पेपर स्कोपस इंडेक्स जर्नल में छपना चाहिए। ये मेरा एम है, और मेरे को ये एम किसी भी हालत में करना ही है। और उसके लिए बॉटनी वाले ज़ूलॉजी के साथ मिल जाएं, या केमिस्ट्री के साथ मिल जाएं, केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ मिल जाए, ल्यूमिनेसेंस पे एक पेपर करें, केमिकल ल्यूमिनेसेंस पे एक पेपर निकाले दोनों मिलके, और वो पेपर मेरा कहाँ पब्लिश होना चाहिए, स्कोपस इंडेक्स में। यदि 10 फैकल्टी का एक साल में 10 पेपर भी पब्लिश होता है तो 5 साल में कितने हुए, 50। कोई भी आपको ए ग्रेड से कम दे ही नहीं सकता। तो ये एक आपके अंदर में मंशा होनी चाहिए, और वो मंशा आपकी यदि हो जाएगी तो रिसर्च, इनोवेशन, एक्सटेंशन में आपको नंबर मिल जाएगा। फिर आपका जहां छूटा इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग रिसोर्सेस। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका ठीक है, लेकिन कमी कहां हो गई, लर्निंग रिसोर्सेस में।
हमारे बच्चों को ईपीजी पाठशाला, मूक, स्वयं प्रभा या एनपीटीएल या फिर शोध गंगा, शोध सिंधु, इन सब से परिचय कराने की जरूरत है। इन सब से जब परिचय कराएंगे, वो रिसोर्सेस को जब हम यूज करेंगे तो लर्निंग रिसोर्सेस को हम कैसे यूज कर पाते हैं ये होगा, वहां थोड़ा सा नंबर मिल सकता है। और एक लीडरशिप गवर्नेंस मैनेजमेंट में आपका नंबर कम गया है क्योंकि ऑडिट के कारण आपका नंबर कम गया है। तो इसलिए इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, गवर्नमेंट को लिख लिख के परेशान करिए। अल्टीमेटली ये आएगा, वैष्णव जी का 15 लेटर आ गया यार, अब ऑडिटर को भेज के ऑडिट करा दो। हर महीने में रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 4 डालते ही रहिए आप। तो ये लीडरशिप गवर्नेंस मैनेजमेंट में चीजों को भी कैसे मैनेज करना है इसका है। तो ओवरऑल यदि परफॉर्मेंस देखें तो हमारा क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 3, क्राइटेरिया 4 और क्राइटेरिया 6, इनको यदि हम 2 से ऊपर ले जाएं तो आप B++ से कम किसी हालत में नहीं आएंगे। एक क्राइटेरिया जिसको आप और अच्छा ले जा सकते हैं 3 तक, वो है क्राइटेरिया नंबर 2, जो है टीचिंग, लर्निंग और इवैल्यूएशन। इसमें आईसीटी का अब से ऐसा यूज करिए कि ये जो क्राइटेरिया है 2.48 ये 3 तक पहुंच जाए तो आपको ए लाने से कोई रोक नहीं सकता। ये शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और किसी ने कहा था, कौन कहता है आसमां पे सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। और आपके हाथ में वो जो पत्थर है वो शिक्षा का पत्थर होना चाहिए, जो इस नीले आकाश का जो ब्रह्मांड है, ग्लोब है, उस ग्लोबल सिनेरियो का जो एजुकेशन है, उसमें ग्रामीण भारतीय विद्यापीठ का वो जो पत्थर है वो मील का पत्थर स्थापित हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम कभी श्री राम नहीं बन पाते यदि 14 वर्ष का वनवास न होकर, आत्मावलोकन न कर कर राम से श्री राम बनने की जो एक लंबी यात्रा है उसको राम न किए होते। और राम का राम होना भी उस 14 साल का वनवास का ही परिणाम है। जो बोधराम जी ने वनवास यहाँ पर किया और जिस तरीके से उस वनवास को स्थापित करते हुए आप सभी को वास करने लायक इस स्थल को बनाया, तो निश्चित रूप से यह भूमि पुण्य भूमि है उनके कारण, और उनके कारण हम सबका घर चल पा रहा है। और यदि वो नहीं होते, ये महाविद्यालय स्थापित नहीं होता, तो शायद हम सभी का जो आज घर चल रहा है और जिन घरों में एसी लगी हुई है, सोफा लगा हुआ है, हर प्रकार के सुविधा के सारे सामान हमारे घर पे मौजूद हैं, हमारे बच्चे बड़े अच्छे जगहों में पढ़ रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं, वो केवल और केवल इसी महाविद्यालय में। और इसीलिए ये महाविद्यालय है, ये विद्यालय नहीं। विद्यालय से बच्चे यहाँ आते हैं महाविद्यालय में, तो कल्पना जो होती है वो महा होती है, बड़ी होती है। और इसीलिए हम सारे लोग वो हैं जो सपनों के सौदागर हैं और हर बच्चे को सपने दिखाते हैं। और सपने हमेशा बड़े दिखाने चाहिए, बड़ी सोच के साथ सपने दिखाने चाहिए, क्योंकि जब बड़े सपने देखते हैं बच्चे तो उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होते हैं। और महाविद्यालय में लगातार हम जब आते हैं तो हम जो इस महाविद्यालय में अध्ययन अध्यापन कराते हैं, हमें अपने विषयों के साथ हमेशा अपडेट होना चाहिए। जब तक हम अपडेट नहीं रहेंगे तब तक हम अपने बच्चों को भी अपडेट नहीं कर पाएंगे। और जब हम अपडेट होते हैं अपने विषयों में, तब हम अपने आप को अपग्रेड कर पाते हैं। और जैसे ही हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं तो हम पाते हैं कि हम अपने आप को अपलिफ्ट भी कर लेते हैं। तो जब तक हम अपग्रेड करके अपने आप को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, तब तक इस शिक्षा, जिसको हम एजुकेशन कहते हैं, और एजुकेशन की परिभाषा मेरी मात्र एक वाक्य की होती है, एजुकेट द नेशन, वही एजुकेशन है। यदि आप राष्ट्र को एजुकेट कर पा रहे हैं, राष्ट्र को शिक्षा की ओर उन्मुख कर पा रहे हैं, तो वही सबसे बड़ी शिक्षा है। बाकी सारे सिद्धांत बेमानी हैं जो आपको इधर उधर ले जाते हैं। यदि राष्ट्र को आप सशक्त, समृद्ध और सुदृढ़ राष्ट्र नहीं बना पा रहे हैं तो उस शिक्षा का कोई औचित्य ही नहीं है। और उस राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी आपके अपने युवा हैं, और उसका उल्टा पढ़ते हैं तो आप वायु होता है, उनमें उतनी ताकत होती है, उतनी ऊर्जा होती है, उतनी आभा होती है, उतना तेज होता है, उतना उनमें पराक्रम होता है। उस पराक्रम का आप किस तरीके से सही उपयोग कर पाते हैं, या उनकी ऊर्जा को आप किस तरीके से चैनलाइज करते हैं, वो हम पर निर्भर है। इसलिए चाणक्य कहता है कि प्रलय और